बेटा जो क्वेश्चन अभी आपने लिया बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन मैं एक और ले रहा हूँ कि एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम क्या करें, कंडक्टिंग स्लैब के बजाय डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसकी प्लेट के बीच में रख दें, है ना। तो जहाँ मैं फिर वही लिख रहा हूँ कि मान के चलो कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने कौन से पैरामीटर लिए थे। विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब मान के चलो कि कैपेसिटेंस कितनी है, तो कैपेसिटेंस जिसको मैंने सी नॉट बोला वो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी थी। पोटेंशियल जिसको मैंने वी नॉट बोला वो ई नॉट इंटू डी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जिसको मैंने ई नॉट बोला और वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। सिग्मा जो है वो क्यू अपॉन ए होता है, तो फाइनली कैपेसिटेंस इतनी है। तो ये हमारे पास पैरामीटर हैं। अगर हमने नहीं तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया तब भी यही पैरामीटर लेने हैं, नहीं कंडक्टिंग स्लैब, जब प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मान के चलो कि ये प्लेट्स है कैपेसिटर की और दोनों प्लेट के बीच में गैप इतना है। तो अंडरस्टूड है कि एक प्लेट पे पॉजिटिव क्यू चार्ज हम ले लेते हैं, तो ये आ गया पॉजिटिव क्यू चार्ज, और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव क्यू चार्ज, ये आ गया नेगेटिव क्यू चार्ज। और इसके ये पैरामीटर है। अब हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में आपने कंडक्टिंग के बजाय एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो इंसर्ट कर दी, है ना। अब माइनर सा डिफरेंस आपने ये देखना जहाँ पे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती थी, लेकिन डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर में इतना फ़र्क है कि इसके अंदर भी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे बन रही है जिसे आपने ई नॉट बोला, और डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक के केस में इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जिसकी डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। उसे मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता हूँ, ये ई आई। इसका मतलब हो गया इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर अगर आप देखें तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक ई नॉट एक ई आई। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने से इसके अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी बन जाएगी, तो ये ई नॉट माइनस ई इंड्यूस बन जाएगी, है ना। तो ई नॉट और ई इंड्यूस इक्वल नहीं है, जिसके कारण ये जीरो नहीं होगी। तो ये मैं अलग एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, उसमें मैं अलग से बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों होता है, क्यों कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में नहीं बनती और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर बन जाएगी। फिलहाल आप इतना याद रखें कि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर डाइलेक्ट्रिक फील्ड बीच में नहीं थी जब ये कंडक्टिंग स्लैब छोड़ी, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रखा तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म नहीं हुई। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, इधर भी ई नॉट है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के बीच में डी। इसका मतलब हो गया डी स्पेस जो थी वो कितनी कम हो गई अभी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से। सारी डी, अगर हम इसकी थिकनेस टी ले लेते हैं तो डी माइनस टी जगह जो बची उसमें अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ही है, लेकिन टी जगह जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई बन गई। तो दोनों क्वेश्चनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस जहाँ पे आप देखेंगे, बाकी बिल्कुल वही रहेगा, है ना। तो इससे क्या करना होगा, जैसे मैंने बोला कि चाहे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल छोड़ें या कंडक्टिंग मटेरियल छोड़ें, जैसे एक कैपेसिटर की प्लेट के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या कंडक्टिंग मटेरियल छोड़ेंगे उसका पोटेंशियल रिड्यूस होता है। लेट पोटेंशियल रिड्यूसेस, पहले कितना था वी नॉट, तो मान के चलो वी नॉट से पोटेंशियल रिड्यूस होके वी हो गया, और वो वी कितना होना चाहिए। अब ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जगह पर है, तो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड डी माइनस टी जगह पर है ना, प्लस ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जगह पे है, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर है, इट मीन्स टी जगह पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपने देखा दोनों में क्या फ़र्क निकला, जो पहला क्वेश्चन पढ़ा उसमें ये चीज़ जीरो हो रही थी क्योंकि ई ही जीरो थी, बाकी इसमें ये चीज़ रही। अगर मैं दोनों को ऐड करना है तो दोनों को ई नॉट, तो हमें इतना पता है व्हाट हमें क्या लेना होगा कि ई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा। अगर हम जहाँ पे देखें तो ई जो है उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह पे भी आप अब टोटली
ई नाट बनाना है इधर, तो ये मैंने ई नाट लिख दिया। और हमें कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी और जो मटेरियल आपने छोड़ा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था, जिसके कारण क्या हो गया, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे इंड्यूस होगी। तो ये तो मैं जहाँ पर ई नाट की जगह पर जब ई नाट लिखूँगा और ई नाट इधर भी है, ई नाट को मैंने कॉमन ही ले लिया और इधर बच जाएगा डी माइनस टी प्लस ये टी तो बचेगा ही, साथ में इधर बच जाएगा के, है ना। अब मान के चलो कि पोटेंशियल कम होने से कैपेसिटेंस को भी फर्क पड़ता है, तो मान के चलो कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गई। पहले सी नाट थी वो सी बन गई। कैसे निकालेंगे, क्यू पान वी, है ना। तो क्यू तो ठीक है, वी की वैल्यू पोटेंशियल की वैल्यू में ये पुट कर दूं, इट मीन्स ई नाट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्यू ई नाट की वैल्यू आपको पता है, ई नाट जो है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नाट है, तो क्यू ए एप्सिलॉन नाट, तो जहाँ बन जाएगा चलिए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये क्यू नाट और क्यू नाट कैंसिल हो गया, तो ए एप्सिलॉन नाट ऊपर चला जाएगा और जहाँ आ जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो जहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, डी को जब कॉमन लेता हूँ, जहाँ पे क्या बन जाएगा 1, राइट। और इधर तो है नहीं, ये क्या बन जाएगा टी बाई डी, और इधर क्या बन जाएगा टी अपॉन डी अपॉन के। क्यों मैंने ऐसे किया, क्योंकि ये चीज़ अभी भी सी नाट हो गया और ये बन जाएगा 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी के, है ना। तो इसे मैं थोड़ा सा और सिंपल बनाने के लिए क्या करूँगा, मान के चलो इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था, तो के से मैंने इधर अगर मल्टीप्लाई किया तो के से मुझे डिवाइड भी करना पड़ जाएगा। तो 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी के, है ना। तो ये हमारे पास सी नाट के, अब के की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी आगे, तो ये हमारे पास के आ गया। जब के की मल्टीप्लाई इसके साथ हुई तो ये हमारे पास के टी अपॉन डी आ गया। जब के की मल्टीप्लाई इसके साथ हुई तो इसके डिनोमिनेटर में भी के है, ये हमारे पास टी अपॉन के हो गया, राइट। इसे मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके फिर ऐसे लिखूँगा। आप देख रहे हैं इस टर्म के, ये हमारे पास इसका क्या हो गया, के कैंसिल नहीं, टी अपॉन डी बचेगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि के तो इधर भी है, के ही कैंसिल होगा। अब के यहाँ पे भी है, के यहाँ पे भी है, के को मैं ले लेता हूँ कॉमन, ये बन जाएगा 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस डी अपॉन डी। तो इस चीज़ को आप याद रखें, सी इजकल टू सी नाट के 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस डी अपॉन डी। तो ये कैपेसिटेंस बनती है हमारे पास अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में छोड़े। अब जहाँ पर भी मैं वही केस लेके चल रहा हूँ कि मान के चलो कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस जो है बिल्कुल उतनी कर दी जितनी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में गैप था। इन शॉर्ट की कैपेसिटर की प्लेट की बीच में ही हमने उतना ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया और टी और डी इक्वल कर दिया। जब टी और डी इक्वल करेंगे तब देखो कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी, सी नाट के, ये आ गया के 1 माइनस, जब ये इक्वल हैं तो ये भी 1 हो जाएगा, अब जब ये इक्वल है तो ये भी 1 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास बन जाएगा सी नाट के, ये 1 माइनस 1 0, तो 0 प्लस 1, इट मीन सी नाट जो है सी के बराबर हो गया। इसका मतलब है सी इंक्रीज करेगी, है ना। कितनी इंक्रीज करेगी, वाई अ फैक्टर के। तो जितने मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला होगा उतने टाइम्स जो है कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर की इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन ये एक लिमिटेड ही है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालेंगे, ऐसा मटेरियल डालेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है तो कैपेसिटेंस 3 टाइम इंक्रीज होगी। ऐसा मटेरियल डालेंगे जिसका कैपेसिटेंस 4 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, तो कैपेसिटेंस 4 टाइम इंक्रीज होगी, है ना। तो ये था एक कंडक्टिंग स्लैब छोड़ने से क्या होगा, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब छोड़ने से क्या होगा। हर हाल में एक कंक्लूडिंग पॉइंट आपने देखा, चाहे कैपेसिटर की प्लेट के बीच में हमें एक कंडक्टिंग स्लैब छोड़े या डाइलेक्ट्रिक स्लैब छोड़े, हर हाल में कैपेसिटी इंक्रीज ही होनी है। सिर्फ इतना सा फ़र्क है
कि कंडक्टर के केस में कैपेसिटी ज़्यादा इंक्रीज होती है और डाइलेक्ट्रिक केस में कैपेसिटी वही इंक्रीज होगी जितनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका, चाहे पूरी स्पेस खाली क्यों ना कर दे। थैंक यू वेरी मच।